नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। छात्रों, जैसा कि हमारा जो क्रमबद्ध सीरीज चल रही थी, पूरी प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे थे। यहाँ पे पीवाईक्यू आधारित जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संबंधित जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन थे उनसी के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का संकलन है, तो लास्ट तक आप सभी छात्र छात्राएं बने रहिएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी क्षेत्रों से यहाँ पे संबंधित प्रश्न और उत्तर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है बॉम्बिक्स मोराई। छात्रों, बॉम्बिक्स मोराई शायद आपने सुना भी होगा इसके अंदर नाम कई बार। दैट प्रोड्यूसेस फाइन फिलामेंट्स ऑफ द सिल्क इनसाइड द कोकून। यहाँ पे छात्रों पूछने का मतलब ये है कि बॉम्बिक्स मोराई एक कीड़े के बारे में बात कर रहा है, एक वर्म के बारे में, कृमि के बारे में, जो भी समझ लीजिए, जो कोकून के अंदर, कोकून का मतलब एक कवच होता है जो कि अंदर रेशम की महीन रेशा का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? ये जो बॉम्बिक्स मोराई है, जो छात्रों लार्वा है रेशम के कीट का, आप जानते हो उसे बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं। शहतूत के पत्ते वगैरह पे रहता है छात्रों ये। तो इससे ये पूछा जा रहा है कि इसे आखिर कहते क्या? ये बटरफ्लाई कोई तितली की प्रजाति है जो कोकून जो है बनाता है, लार्वा अपने पास रखता है उसके अंदर, जिससे कि हम सिल्क प्राप्त करते हैं। वो डिप्रेटान यानी सिल्क वार्म में रेशम का कीड़ा है, या मॉथ बोलते हैं इसको, यानी भंवरे टाइप का है, या कीड़ा है इंसेक्ट, मलबेरी प्लांट, हेमिट्रम। तो छात्रों आपको बता दें, मॉथ जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा जानते होंगे आप लोग, जो मॉथ बोलते हैं उनको, जो रात में आप देखेंगे अक्सर वो निकलते हैं फूलों पे परागकरण की क्रिया कराते हैं। तो उसी तरह से छात्रों ये कीड़ा है, एक तरह का मतलब उड़ने वाला पतिंगा है, समझ लीजिए छात्रों। ये पतिंगा है जो कि शहतूत के पत्तियों पर वास करता है छात्रों। उसी के पत्तियों को खाकर ये उसी पत्तियों पर क्या करता है, अपना एक पूरा कोकून यानी कि छोटे छोटे अपने लार्वे को रखने के लिए कवचदार छात्रों एक कवच बनाता है, जो कि अपने ठीक है अपना प्रोडक्ट होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जिससे कि हम लोग सिल्क का धागा रेशम की प्राप्ति करते हैं छात्रों। उसे हमको विज्ञान के अंदर अध्ययन सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं छात्रों ये काफ़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। कंफ्यूजन यही है कि भाई आप इसमें तितली लगाएं कि अपने आप शहतूत लगाएं, या आप इसमें शहतूत का पौधा हेमिप्टेरम लगाएं। इससे तो ध्यान रखने वाली बात है कि मौत का मतलब याद रखिएगा छात्रों, ये एक तरह का भंवरा है, इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फोएटल ग्रोथ। छात्रों कहता है गर्भ शिशु के अंदर यानी माँ के अंदर जो गर्भ शिशु पल रहा है छात्रों, उसका जो विकास हो रहा है, भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है छात्रों, आपने देखा होगा जो क्रमिक विकास है छात्रों, उसका अध्ययन करने के लिए वर्तमान में हम किस टेक्निक का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं? तो पहला है अल्ट्रासोनिक, दूसरा अल्ट्रावायलेट किरणें, तीसरा है माइक्रोवेव टेक्निक, और चौथा है छात्रों एक्सरे। तो आप सबको छात्रों पता होगा कि हम लोग जो है यूएसजी यानी कि एक अच्छा रिलेबल अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ज़्यादातर जच्चा बच्चा की अगर हम बात करते हैं छात्रों, जो प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल जो है चेकअप जिसे बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि गर्भ अवस्था से लेकर छात्रों जब तक कि बेबी पैदा नहीं हो जाता डिलीवरी तक में हम लोग जो है इसका बराबर चेकअप कराना पड़ता है छात्रों, समय आते आते करीब करीब और ज़्यादा। तो ये इसके लिए सबसे परफेक्ट अगर हम बात करें डायग्नोसिस है जिसको बोलते हैं यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं छात्रों, और इसमें भी लिमिटेशन है, इसमें बार बार कराना भी खतरे से खाली नहीं है। तो छात्रों यूएसजी यानी अल्ट्रासोनिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। रही बात छात्रों अदर भी डायग्नोसिस इसमें कराई जाती हैं, बहुत सारे परीक्षण, बहुत सारी जांचें होती हैं जो इसके अंदर कराई जाती हैं, लेकिन छात्रों इसमें मेडिकल की ब्लड टेस्ट भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, टीफा वगैरह भी होते हैं, कलर डॉपलर वगैरह भी कराया जाता है छात्रों इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक रिलेबल जांच के बारे में बात करें तो यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जिससे कि भ्रूण का जो है क्रमिक विकास के बारे में यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है प्रेगनेंसी के दौरान छात्रों पता करने में महत्वपूर्ण इसमें इसका भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा सवाल कहता है इन स्टॉर्म, जब तूफान आता है छात्रों, आपने देखा होगा झंझावात काफ़ी तगड़ा, तो द रूफ ऑफ सम हाउसेज आर कैरीड आउट। अब छत किसकी उड़ जाएगी छात्रों? पक्के मकान तो नहीं उड़ जाते आया करते, आप सबको पता होगा छात्रों, जो मड़ई होती है, छप्पर होते हैं गांव देहात में उड़ जाते हैं, या कच्चे मकानों के ऊपर जो टीन शेड होती है, अक्सर देखा होगा कि टीन की छतें हैं या खपरेल है वो उड़ जाया करते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर किस वैज्ञानिक का भौतिक विज्ञान में जो उसका समीकरण है, जो उसका प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे पहला है छात्रों बर्नौली का, दूसरा है आर्किमिडीज का, तीसरा जड़ता का नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, और चौथा है छात्रों पास्कल का नियम। अगर हम बात करें छात्रों बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम ने जो दिया था उन्होंने जो है प्रेशर और याद रखिएगा वेलोसिटी, इसको हम लोग छात्रों बोलते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग, और इसको छात्रों हम लोग बोलते हैं प्रेशर यानी कि दाब और वेग के बीच उन्होंने संबंध दिया था। ध्यान दीजिएगा छात्रों, अगर वेग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कहते हैं कि अगर वायु का वेग बहुत है यानी बहाव जो है हवा का बहुत ज़्यादा होगा छात्रों, तो जाहिर सी बात है उस जगह का दाब जो है वो क्या होगा, प्रेशर गिर जाएगा, यानी वेग बढ़ा
प्रेशर गिरा छात्रों। तो आप सबको पता है कि अगर ये टीन शेड पड़ा हुआ है, ये छतरी छत है, मकान है छात्रों यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ का प्रेशर P1 और एयर के अंदर जो वेलोसिटी V1 है, और जब आंधी जा रही है छात्रों ये जो आंधी जा रही है इसकी वेलोसिटी जो है होगी V2 और यहाँ पे प्रेशर होगा P2। तो छात्रों आपको पता है कि जो अंदर का दाब और अंदर का जो वायु का वेग है मकान के अंदर का, वो क्या है, कम है छात्रों की ज़्यादा है। ये आप देखिएगा जो भी है, ठीक है, वेलोसिटी हवा ज़्यादा है नहीं, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। और होता क्या छात्रों, जब हवा चलती है आंधी तो ऊपर का जो वायु का वेग होता है वो V2 ज़्यादा होता है। यानी अगर हम बात करें V2 इज़ ग्रेटर देन V1 होगा, यानी कि अगर बाहर का वायु का वेग बहुत ज़्यादा है, तो जब बाहर का वायु का वेग ज़्यादा होगा छात्रों, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बाहर का दाब जो है वो घट जाएगा। यानी जो P1 है छात्रों वो ज़्यादा हो जाएगा और P2 यानी कम हो जाएगा। यानी कि बाहर का दाब कम और अंदर का दाब ज़्यादा। तो छात्रों क्या होगा कि अंदर से जो हवा है वो बाहर के अंदर का प्रेशर छत का बाहर की ओर धकेल देगा, इसलिए छत जो है आंधी के साथ में उड़कर चली जाएगी छात्रों। तो यही नहीं, ये सिद्धांत कई जगह काम करता है। रेलवे पटरी के किनारे अगर आप खड़े हैं, तेज रफ्तार से अगर ट्रेन छात्रों गुजर जाती है तो आपने देखा है कि आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं, खिंचने का खतरा बढ़ जाता है छात्रों इसी के कारण, ठीक है। तो बहुत सारा हवाई जहाज जो उठता है छात्रों, अपथ्रस्ट है आसमान में जो रन करता है जो है, तो छात्रों बर्नौली थ्योरम के आधार पर है। आर्किमिडीज सिद्धांत को तो आप बताइए छात्रों प्लावन के बल से संबंधित है। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है। पास्कल लॉ आप जानते हैं छात्रों के, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखा जाए छात्रों तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल है बहुत ही अच्छा, एक कटा हुआ हीरा किस कारण चमकता है। आपने देखा जो हीरा है छात्रों जो पाया जाता है अपने मूल अवस्था में, उसके बाद उसको जो है मार्क करके जो हम कह सकते हैं स्टोन कटर्स बोलते हैं जिनको, हीरा तराशने वाले जो होते हैं छात्रों, हीरा कारोबारी होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल होता ही है लेकिन उसकी सरफेसेस को बनाते हैं वो लोग, सतह को तराशते हैं छात्रों, उसके बाद वो ग्लो करता है, चमक करना शुरू करता है। तो छात्रों उसके पीछे कारण क्या है, वो कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हीरा इसलिए चमकता है कटा हुआ कि हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। दूसरा कह रहा है हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है और उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण या उसकी कठोरता के कारण। तो छात्रों आपको बता दें कि हीरा सबसे ज़्यादा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट जो है पदार्थ है जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि जो म्यू है वो 2.42 है। हीरा से ज़्यादा कठोर कोई भी पदार्थ अभी तक नहीं मिला, आपको पता ही होगा छात्रों। इसका जो अपवर्तनांक है बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ये क्रिस्टलाइन होता है और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना घटती जिसके कारण ये शाइनिंग करता है। स्ट्रक्चर इसका जो है टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्कोण फली होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। तो इसका अपवर्तनांक भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कटा हुआ हीरा चमकता है छात्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मास एनर्जी रिलेशन इज द कंक्लूजन ऑफ, यानी आपसे बात कर रहा है छात्रों यहाँ पे mc स्क्वायर के बारे में। आपने सुना होगा छात्रों E बराबर mc स्क्वायर, मास और, ठीक है छात्रों, यहाँ पे एनर्जी के बीच में जो संबंध है वो वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सिद्धांत इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का जो निष्कर्ष निकला वैज्ञानिकों के द्वारा, आप एक वैज्ञानिक का नाम जानते ही हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। सापेक्षता का समान सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, या ऊर्जा का एरियल सिद्धांत, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। छात्रों इनकी जो 2 थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उन्होंने जो एक जनरल थ्योरी दी थी और एक स्पेशल थ्योरी दी थी। इन्होंने छात्रों एनर्जी और द्रव्यमान के बीच में एक संबंध दिया। आप सपोज करिए संबंध समझना हो, इन्होंने कहा कि अगर 10 ग्राम का मान लीजिए एक चौक है, आप जो है c स्क्वायर वेलोसिटी से अगर उसको फेंकते हैं, यानी प्रकाश की चाल का स्क्वायर छात्रों, ठीक है, तो अगर फैलते तो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी के अंदर। अरे एनर्जी का जो है संबंध जो है द्रव्यमान से छात्रों और प्रकाश की चाल के अनुरूप इन्होंने समझाया। सिद्धांत को इतना समझ लीजिए कि इसको हम लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल जो है रिलेटिविटी थ्योरी बोलते हैं इसको हम लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है नाम यहाँ पे याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। छठा सवाल बड़ा ही दिलचस्प है, ये कहता है कि 2 सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। छात्रों कहता है कि 2, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं छात्रों। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए पूरा तरह से खरा खरा उतर रहा। 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि उपग्रहों के द्रव्यमान समान है, इसलिए उपग्रहों में समान कोणीय गति होना चाहिए। उपग्रह में गति समान होनी चाहिए छात्रों, उपग्रहों में समान गतिज ऊर्जा का होना अनिवार्य है। तो छात्रों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या होगा छात्रों, उपग्रहों में समान कोणीय गति का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें द सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम,
यानी एंगुलर मोमेंटम अगर छात्रों यहाँ पे समान होगा तो ये क्या होगा, दोनों एक ही समान कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे छात्रों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा छात्रों, उनके द्रव्यमान पे नहीं, एक 75 किलो का है, एक 100 किलो का, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जो कोणीय संवेग होता है छात्रों, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, वही उनको क्या है, एक समान कक्षा में बांधे रखने के लिए छात्रों उपयोगी है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें तो उसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। 7वां पे जो है क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है ए मैन विद ए डार्क स्किन, ये काली स्किन वाला इंसान है, यानी सांवला एक इंसान है और एक गोरा इंसान है। तो जो सांवला इंसान है उसको बनिस्बत अगर हम ठंडी और गर्मी में अगर हम बात करें तो एक गोरे इंसान की अपेक्षा उसको क्या होगा, अधिक गर्मी लगेगी एक सांवले इंसान को जिसके रंग बहुत ज़्यादा गहरा है छात्रों, या नेग्रो है तो नेग्रो इंसान को ज़्यादा गर्मी लगेगी, अधिक गर्मी अधिक ठंडी दोनों लगेगी, अधिक गर्मी और कम ठंड लगेगी, कम गर्मी और अधिक ठंड लगेगी, कम गर्मी और कम ठंड। तो छात्रों ये दो ऑप्शन तो आप निकाल दीजिए लास्ट वाले। कारण क्या है इनके पीछे, क्योंकि देखिए जो काला होता है छात्रों, आपने पता होगा कि काला जो कलर होता है, काला वो होता है अवशोषक होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी होता है, ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अधिक गर्मी, देखिए दो ये बात तो तय है कि हीट तो मोर होगी, यानी कि बहुत तेज़ी से छाता है आपका, आपने देखा बड़ी तेज़ी से गर्मी को खींचेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि लेस कोल्ड, यहाँ पे कि जब जाड़ा आएगा तो वो ठंड का जो है कम खींचेगा छात्रों, है कि नहीं, आपको कम ठंडी लगेगी लेकिन गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगेगी। ये ध्यान दीजिएगा छात्रों। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर होगा छात्रों बी, मोर हीट एंड लेस कोल्ड होगा। क्योंकि सफ़ेद आपको पता है, इसीलिए आपसे कहा भी जाता है छात्रों, एक सवाल आता है कि जो छाता होना चाहिए सबसे उपयुक्त छाता क्या है जो गर्मी के लिए, तो ऊपर काला हो और नीचे सातों सफ़ेद हो, ठीक है, या नीचे सफ़ेद हो और ऊपर सफ़ेद हो नीचे काला, तो ऊपर सफ़ेद हो नीचे काला होगा छात्रों, तो आपको जो है सबसे अच्छा माना जाएगा, यानी सफ़ेद छाता ऊपर हो और नीचे काला हो। जाड़ों में ऊपर काला हो नीचे सफ़ेद होगा छात्रों, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भौतिक विज्ञान का एक बहुत अच्छा प्रश्न था। 8वां प्रश्न कहता है द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, यानी हमारी छात्रों बात कर रहा है कि हमारी पृथ्वी से हटकर अगर हम बात करें स्पेस की, हम बात करते हैं अंतरिक्ष में, और यूनिवर्स को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ हम स्पेस की बात कर रहे हैं, अदर फ्रॉम, ठीक है, अर्थ, अपनी अर्थ से हटकर वहाँ के जो स्टडी है, वहाँ का जो जीवन है अगर है, तो वैज्ञानिक अभी भी इसमें अटकलों पे है कि छात्रों जीवन है या नहीं है। तो माना यह जाता है कि छात्रों 2 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 2 अरब आकाश गंगाएं हैं छात्रों। हम तो कहीं ऐसा भी क्या कि 2 अरब आकाश गंगाओं में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो ऐसा नहीं है छात्रों। न जाने कितनी करोड़ों करोड़ छात्रों जो है ऐसे प्लैनेट्स होंगे जिनके बारे में हम जानते नहीं वहाँ जीवन होगा। ज़रूरी नहीं कि छात्रों हम अकेले, हमारे आकाश गंगा में 2 अरब आकाश गंगाओं में छात्रों एक आकाश गंगा मिल्की वे, और उस आकाश गंगा में 9 प्लानेट थे, 8 बचे, 8 में सिर्फ एक पृथ्वी पर जीवन है, तो छोटा सा अजीब सा लगता है छात्रों। तो ये बात है, ये पुष्टि है कि छात्रों जीवन है। स्पेस जिसको एलियंस वगैरह हम लोग बोलते हैं, परग्रही बोलते हैं, अंतरिक्ष जीव बोलते हैं, उनके अध्ययन के लिए छात्रों विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब होता है बाहर की ओर, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका जैव विज्ञान के अंतर्गत वो एक क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी है छात्रों। तो एलियन ज़रूर होंगे, कि इसलिए कि छात्रों हम अकेले नहीं हैं, ये भी आप समझ लीजिए। 2 बिलियन गैलेक्सीज के अंदर सिर्फ पृथ्वी अकेली हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हाँ एक आकाश गंगा और उसके अंदर हम हैं, तो हो सकता है छात्रों जिस प्रकार हम फल फूल रहे हैं और हम आज ये जीवन जी रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी, न जाने कितनी आकाश गंगाएं 2 बिलियन में, उनके अंदर भी कई सारे तारामंडल होंगे और उनके छात्रों अपना जीवन होगा। तो किस प्रकार होगा क्या है, ये सब चीज़ें बात की बात हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न कहता है छात्रों हम चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकते, क्योंकि देखिए छात्रों चंद्रमा पे ना आप गए ना हम गए हैं, जो गए हैं वो आपको पता ही कि ठीक है, जिन्होंने कदम रखा वहाँ पर, अभी तो सिर्फ रोबोटिक्स और वहाँ पर मोशन जो है अभी भेजे जा रहे हैं मिशन के अंतर्गत, जो है जो टैक्टिकल करते हैं, यानी कि रोबोटिक्स जो है, जैसे हमारे यहाँ लूनार है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी जो रोबोट्स भेजे जाते हैं। तो छात्रों ये कहा गया कि अगर वहाँ चंद्रमा पर जो गए थे, जो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एल्विन अर्विन जो थे, दोनों ने कदम रखा, चहलकदमी करी और उसके बाद उन्होंने वहाँ से कम्युनिकेशन भी किया। प्रेसिडेंट जो थे उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अपोलो 11 का जो मिशन था जुलाई में 1969 में, तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वार्तालाप करी और संदेश भी दिया उन लोगों से, जो भी रहा हो छात्रों। कुल मिला के ये है कि वहाँ पर स्पेस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे
एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते छात्रों? इट हैज़ अ वेरी लो ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट सरफेस एब्जॉर्ब साउंड, नन ऑफ दीज। देखिए छात्रों, हमने आपसे बताया था कि छात्रों जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम्स की, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो चंद्रमा के ऊपर कोई वातावरण नहीं छात्रों, वातावरण नहीं, वायुमंडल नहीं, तो वहाँ कोई माध्यम नहीं। और माध्यम नहीं छात्रों तो प्रकाश तरंगे तो चलेंगी, वहाँ पे लाइट जाएगी, ठीक है, वो तरंगे जाएंगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव होंगी। सिर्फ आप उनके जरिए से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, जो कि निर्वात में चल सकती हैं छात्रों, और जो माध्यम को फॉलो करती हैं छात्रों उनसे नहीं। तो आप ये जान लीजिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर है, मीडियम है, प्लास्टिक है, लोहा है, लकड़ी है, लेकिन वहाँ पे ना होने से छात्रों क्या, एटमॉस्फेयर ना होने से आप कोई भी किसी तरह की बात तो करेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। दिए गए प्रश्न नंबर 9 के अंदर ऑप्शन बी छात्रों यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। 10वां, निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है छात्रों? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेटेलिक मिनरल, नॉट, नॉट का मतलब छात्रों कोई एक है, जो मेटेलिक का मतलब धातु, यहाँ जिससे कि कोई धातु प्राप्त होती हो। छात्रों आपको पता है कि जैसे लोहा है, हमने आपसे बताया था, टिन है, कॉपर है, गोल्ड है छात्रों, ठीक, एल्युमिनियम है, ये अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं और इस मूल अवस्था को हम लोग कहते हैं अयस्क छात्रों, ओर्स। और उसके बाद उसका निष्कर्षण किया जाता है, भट्टी में ले जाके पकाया जाता है मेटलर्जी के अंदर, तो छात्रों उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जैसे कह रहा है जिप्सम छात्रों, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, आप सबको पता ही है, ठीक, इसका इस्तेमाल सीमेंट में मिलाने में करते हैं। लिमोनाइट छात्रों, लिमोनाइट भी क्या है, एक लोहे का अयस्क है छात्रों, तो ये धातु है, लोहा, इसलिए ये भी जो है क्या है, ये भी छात्रों मेटेलिक है। बॉक्साइट छात्रों एल्युमिनियम का है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। और हेमेटाइट भी क्या है, एल्युमिनियम का है। तो आप जाहिर सी बात है बचा जिप्सम, जिप्सम को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट छात्रों बोलते हैं, ठीक है, इसका ये फार्मूला है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में, सीमेंट में छात्रों करते हैं। तो लिमोनाइट आयरन का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट आयरन का है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। 11वां प्रश्न है ब्लू विट्रियोल, ठीक है छात्रों, यहाँ पे नीला थोथा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, देख लीजिएगा, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, ठीक है, लेबोरेटरिकल जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, नीले रंग का होता है, बिल्कुल ये नमक की तरह क्रिस्टल होता है छात्रों, ब्लू विट्रियोल। इसके लिए हम लोग शब्द क्या यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट छात्रों, बड़ा सिंपल है ये, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपर CuSO4 बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल। इसका इस्तेमाल लैब के अंदर करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को बनाने में, अन्य तत्वों को निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नीला थोथा बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो कलर है क्रिस्टलाइन होता है छात्रों, कलर कैसा है, बिल्कुल नीला होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का छात्रों ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, कॉपर सल्फेट। 12वां प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, टीयर गैस, जिसको राइट गैस, ठीक है, यहाँ पे आपको दंगा नियंत्रण करने के लिए अक्सर देखा होगा पुलिस वाले इनका इस्तेमाल करते हैं, टीयर गैस का छात्रों, ठीक है। तो ये जो होता है आंसू गैस जो होती है छात्रों, ये लैक्रिमल एजेंट होता है। लैक्रिमल एजेंट का मतलब आपकी जो आंसू ग्रंथियां उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इरिटेंट होता है एक तरह का, जिससे बड़ी तेज़ी से लोगों को आंसू आता दिखाई नहीं पड़ता, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सफोकेशन भी हो सकता है इसके अंदर, लोगों की जान तो नहीं जाती लेकिन हो सकता है कि जान भी जा सकती है, इंसान मर भी सकता है अगर घातक हमला हो। तो छात्रों इसमें पूछा जा रहा है कुल मिला के कि जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन होगा, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, क्लोरीन का कंपोनेंट है या हाइड्रोजन क्लोराइड का। छात्रों याद रखिएगा ये हमारा जो हैलोजन तत्व होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, ये हर जगह छाए हैं, चाहे आप CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करें छात्रों, चाहे हम टीयर गैस, टीयर गैस के अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्लोरीन है। इसका नाम और फार्मूला आपके लिए ले दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्लोरोबेंजिलिडीन, ठीक है, मैलेनोनाइट्राइल, C10H5ClN2, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, C10H5ClN2, ये एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल 12वें का बिल्कुल करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है ग्लास के मिश्रण से बनता है, ग्लास का मतलब कांच, कांच के अंदर कई क्लास हमने आपको पढ़ाई है, हमने आपको इस पे क्वेश्चन भी कराए हैं, कांच के ऊपर कई कई, एक क्लास में कई कई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सारी क्लासेस को विधिवत देखिए, ठीक है, और हम लोग को जरूर ज्वाइन करिए। क्लास इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, यानी जो भी हम क्लास करा रहे हैं उनको आप पूरी तरह से करिए। यानी जो कांच बनता है वो क्वार्ट्स और माइका अभ्रक को मिलाकर, सैंड बालू और नमक को मिलाकर, बालू और सिलिकेट्स को, नन ऑफ दीज। छात्रों आप सब जानते हैं कि ये जो है सैंड प्लस सिलिकेट को SiO2 यानी सिलिका, ठीक है, सैंड, बालू, सिलिका, सिलिका डाइऑक्साइड प्लस सिलिकेट्स को मिलाकर छात्रों बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टफ बनते हैं कांच भी कई कई प्रकार के, हमने आपसे बताया था, फ्लिंट क्लास, क्रूक्स क्लास छात्रों, ठीक है, पायरेक्स क्लास हमने आपसे बताया था,
ठीक है, अलग अलग प्रकार के ग्लास भी होते हैं, यानी कांच के भी कई प्रकार के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ड्यू टू, यानी यहाँ पे कह रहा है छात्रों अष्टक का नियम किसके कारण है। या तो यहाँ पे ड्यू टू का मतलब ये है कि छात्रों ये 4 वैज्ञानिकों के नाम है। यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि जो ऑक्टेव है, अष्टक का नियम है, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रपोज्ड किया गया, बताया गया। मेंडलीव को आप लोग जानते हैं छात्रों, ठीक है। लूथर मेयर का नाम आपने शायद कभी ना सुना हो। डॉबरेनर है और न्यूलैंड से छात्रों, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल कहा था। आपने पता होगा छात्रों की किसी भी कक्षा के अंदर 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेव रूल का मतलब है किसी भी कक्षा में, बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे, 18 होंगे या 32 होंगे, यानी कि पूर्ण रूप से कक्षा को भरने के लिए ऑक्टेव का मतलब 8, अष्टक नियम फुलफिल के लिए। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, डॉबरेनर जो थे, इन्होंने छात्रों एक नियम दिया था, ट्रायड का नियम भी आपको पता होगा छात्रों, ठीक है। और न्यूलैंड ने एक नियम और भी दिया था जिसको हम लोग सा रे गामा पा धा नी रे से, यानी कि जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं वो आप पुनरावृत्ति करते हैं, सा से शुरू करते हैं, आप सा पर लौटते हैं, तो ये कहते हैं आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं वो अपनी 7 के बाद जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व को जो है रिपीट करता है। तो न्यूलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ, ठीक है, ऑफ सॉफ्टेस्ट, यानी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोमल, छात्रों यहाँ पे बात कर रहा है कोमल के बारे में, सॉफ्ट होता है, यहाँ तक इतना सॉफ्ट कि चाकू से भी उसको काटा जा सकता है छात्रों, ठीक है। एल्युमिनियम भी सॉफ्ट है, आसानी से कट जाएगा, लेकिन आपके सब्जी वाले चाकू से नहीं कटेगा, निशान पड़ जाएगा। आयरन ये तो आपको पता ही, लिथियम, सोडियम छात्रों। तो सबसे हल्की धातु अगर आपसे कोई कहे आवर्त सारणी में तो लिथियम है, ठीक, इतनी हल्की है कि इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी बनाने में करते हैं। सोडियम धातु जो होती है जिसका सिंबल जो है Na होता है छात्रों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि खुले में आने पर ये जलने लगता है, वायु के साथ क्रिया करेगा या जल के साथ तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगेगा, ठीक है छात्रों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो सोडियम बर्न करने लगता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है, और इसको चाकू से तराशा जा सकता है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन क्या है छात्रों, हाईली रिएक्टिव भी है, उच्च क्रियाशील और क्षारीय धातु भी है। आवर्त सारणी के अंदर देखें तो लिथियम के बाद इसका स्थान आता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं, और इनको रट लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर देखा जाए तो आप हर स्पेशल क्वेश्चन पढ़ता है, विशेष परिस्थितियों में आप हमेशा आतिशबाजी करके अपने आप को, ठीक है, जाहिर करते हैं छात्रों, ठीक है, हाँ, उल्लास को, खुशी को अपनी जाहिर करते हैं। तो क्रोमियम और निकिल तो यहाँ पे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें छात्रों जिंक और सल्फर तो भी नहीं सही लग रहा, पोटेशियम और मरकरी भी सही नहीं लग रहा। एक है स्ट्रॉन्सियम और एक है छात्रों बेरियम, दोनों का इस्तेमाल, एक के लिए लाल और एक के लिए हरा, बेरियम हरे के लिए, स्ट्रॉन्सियम लाल के लिए छात्रों, इन दोनों का इस्तेमाल आतिशबाजी के अंदर, यानी कि हम जो फायर, ठीक है, वर्क होते हैं जो रॉकेट्स वगैरह है, ठीक है, आपने देखा छुरछुरिया है, रॉकेट है, जितने भी पटाखे हैं दीपावली के अंदर देखा होगा, या कभी भी हमारी जो भारतीय टीम इंडिया क्रिकेट जीतती है तो भी हम लोग बढ़ चढ़ के इसको पटाखे दगाते हैं छात्रों, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखा जाए तो ऑप्शन जो है छात्रों यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न बड़ा अच्छा, और इस तरह से प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर सिरका है, ज़्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं, आपने सुना होगा, ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशंस के द्वारा बनाया जाता है। सिरका जो है ये गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, सिरका किसी का भी बन सकता है। 5% एसिटिक एसिड होता है सिरके में, ये बात तो तय है छात्रों कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि वाकई सिरके के अंदर एसिटिक एसिड का क्या परसेंटेज होता है, तो आई थिंक 4% शायद उसमें एग्जाम में आंसर था आपके स्टेट पीसीएस में। यहाँ पे जो आंसर लगभग निकालेंगे आप 5% एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी लगभग 5%, 4 से 5% आप लगाइएगा, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। बाकी यहाँ पे गलत है छात्रों, ये विनेगर जो सिरका है हमारा जो है, जो कि गन्ने का है बेसिकली, उसके अंदर जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसकी मात्रा लगभग 4 से लेकर 5% है, कहीं कहीं 4 पर लिखा है, कहीं 5 लिखा है, तो 4% भी आपके स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, यहाँ पर है वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे 5 इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। 17वें का 18वें प्रश्न का है, तत्वों के उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का है, अभी हमने जस्ट इससे पहले
डिस्कशन किया था, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस क्या है, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपने पढ़ा होगा छात्रों। जो पी ब्लॉक है, यानी अगर हम बात करें कि वर्ग 18वां, जो वर्ग है 18वां, जिसको हम लोग नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिय इसलिए है छात्रों, ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय है। कारण क्या है, इनका पेट भरा हुआ है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है। इनकी जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 है, या तो 8 है, या तो 18, या तो 32 है छात्रों। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सब साझा नहीं करते, ये फुलफिल है, तो ये बहुत स्टेबल है होते हैं, अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, नोबल बोलते हैं। कहता है उनके जैसा, यानी कि आप जो है नियम फॉलो करने के लिए किस नियम का हम लोग यहाँ पे सहारा लेंगे, तो ऑक्टेव रूल ऐसे को बोलते हैं, अष्टक का नियम, अवगार्डो का नियम, न्यूटन का नियम, डोबेरेनियर का नियम। तो छात्रों इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव रूल। यही ऑक्टेव रूल अष्टक का नियम है, जो कि इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सबका छात्रों क्या है कि पेट भरा हुआ है, इनको इलेक्ट्रॉन ना तो लेना है ना तो देना है, अक्रिय स्थिति में पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न छात्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX छात्रों, है ना। यहाँ पे कह रहा है RDX को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो असली नाम है इसका ये नहीं है। RDX को छात्रों हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, RDX, ठीक है। इसका असली नाम साइक्लोनाइट, डेस्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्टेक्स बम, कहीं पर लिखा हुआ आपको मिला वो वाइट कलर का ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है छात्रों। इस आसानी से अक्सर आपने देखा है कि उग्रवादी लोग या अक्सर लोग ये गलत हाथों में जल्दी से पहुंच जाता है, और इसके बाद कई बार आपने बड़ी बड़ी घटनाओं का भी नाम सुना होगा कि RDX 300 किलोग्राम RDX था, जो कि हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी को, आपने सुना होगा पुलवामा वाले अटैक में, तो वो RDX ही का नाम आया था। तो यहाँ पे है साइक्लोनाइट, डिस्ट्रॉन, तो छात्रों इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनाइट। इसका जो सही नाम है RDX का है वो है छात्रों साइक्लोनाइट। इसमें गड़बड़ी मत करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, साइक्लोनाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, भूरा कोयला, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है छात्रों। कारण क्या है कि देखिए भूरा, ब्राउन, एक आपने देखा कोयले की भी कई प्रकार की किस्म है। कुछ कोयला आपने देखा है पत्थर से बनता है, कुछ कोयला आपने देखा लकड़ी वाला, दोनों कोयले अलग अलग हैं। पत्थर वाला कोयला जो होता है ज़मीन से निकाला जाता है, जैसे अपने यहाँ के कोडरमा है, ठीक है, धारवाड़ की जो है चट्टान, वहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं, है ना। आपने दुर्ग का नाम सुना होगा, आपने छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे इलाके भारत में अगर देखा जाए छात्रों जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कोयले की, उड़ीसा कब से ज़्यादा देखें, ठीक है, इसमें यहाँ पे खुदाई होती है, झरिया बिहार में, वो आपने सुना होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ऐसी जगहों पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला निकाला। कोयले की कई किस्में, यानी कोयला अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ कोयला नमीदार है, वो थोड़ा कम जलता है, धुआं ज़्यादा देता है। कुछ कोयला में पानी है, नमी है तो भारी है। कुछ कोयला भुरभुरा होता है, उसमें जलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ब्राउन कोल यानी नमी बहुत कम होती है और उसकी इग्निशन जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है, और हर इंसान चाहेगा कि कोयला ऐसा हो जो कम मात्रा में भी ज़्यादा आपको जो है वो दे, ठीक है, इफिशियंसी दे। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो छात्रों यहाँ पे लिग्नाइट जो है अगर हम बात करें कि तो सबसे अच्छे किस्म का जो है वो भूरा कोयला होता है, जिसकी जो है अगर हम देखें तो इफिशियंसी सबसे अच्छी मानी जाती है, वो है लिग्नाइट। हल्का होगा, सबसे बड़ी बात है कि छात्रों ये हल्का होगा, ठीक है, और नमी नहीं होगी तो फिर ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा और इसकी पावर भी ज़्यादा होगी। 21वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे कह रहा है छात्रों, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हर जीवों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। इंसान के अंदर 46 होते हैं, जो कि आप सबको याद है अच्छी तरीके से। गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगुटान, गिब्बन, ये सब 48 वाले हैं। 48 क्रोमोसोम होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे हम में 23 जोड़ा होता है। उसी तरह छात्रों किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 12, किसी के अंदर 4, किसी के छोटे छोटे जीव हैं उनके अंदर क्रोमोसोम बहुत कम भी हैं, और बहुत ऐसे जीव हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रोमोसोम की संख्या है, ठीक है। जीव छोटे हैं लेकिन क्रोमोसोम बहुत हैं। तो छात्रों अगर इसी क्रम में देखें, दिए गए ऑप्शन के अंदर एंजियोस्पर्म यानी कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में, हेलीफेंट में, ह्यूमन बींग में और टेरिडोफाइटों में। टेरिडोफाइटा के अंदर देखें तो करीब 1240 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसकी एक प्रजाति है, लगभग 1240 अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक पौधा है टेरिडोफाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं छात्रों, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लें तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्न, ठीक है। फर्न को आप जानते होंगे, मॉस को जानते होंगे, यही है टेरिडोफाइटा। तो दिए गए प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का छात्रों जो होगा आंसर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला है नेक्स्ट वन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे आपसे ऑर्गन पूछा गया है कि जो कि कोलेस्ट्रॉल भी क्या है छात्रों, एक वसा का एक अपना रूप है। यानी कोलेस्ट्रॉल आपने देखा ना, अक्सर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत लोगों को आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोग कई बार कहते हैं ना कि भाई इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो हमारी खून की नलियाँ हैं, रक्तवाहिका हैं, उनमें डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है छात्रों, आपने देखा होगा। तो उससे हमारा क्या होता है, सेक्शन एरिया कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और ये काफ़ी खतरनाक है। आजकल नौजवानों की जान जा रही है, आपने देखा होगा कि काम कम है, मेहनत कम है छात्रों, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए या उसके पाचन में मदद करने वाला अंग जो है वो इंटेस्टाइन, छोटी आंत, किडनी, वृक्क, लीवर और लंग्स है। तो छात्रों यहाँ पे जो ऑर्गन है वो है लीवर। और आपने देखा होगा कि ऑर्गन ब्रेक करने में बाइल जूस का नाम आपने सुना होगा, बाइल जूस यानी कि पित्त रस के बारे में आपने छात्रों सुना होगा, पित्त के बारे में। जो पित्त रस होता है वो उसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो हमारी वसा होती है उसको इमल्सिफाइड करने में, उसको तोड़ने में, उसको ब्रेक डाउन करने में काफ़ी मदद करता है क्वेश्चन। और आपने देखा होगा कि वसा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा लीवर के ऊपर जमा हो जाता है, यानी फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो नियमित रहें, नियमित रूप से आहार लें, बाहर की चीज़ों पे कम डिपेंड रहें, बहुत ज़्यादा तेल मसाला छात्रों जो है अच्छा नहीं है। हाँ, आप खा सकते हैं, आपके अगर शरीर साथ देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तेल वगैरह ले सकते हैं तब, लेकिन आपकी जो है वर्क पावर बहुत अच्छी हो। यानी वर्क का मतलब आप दिन भर मेहनती हो, यानी आप बहुत काम कर रहे हो, तो आपके लिए फैट को पचा पाना आसान है छात्रों। लेकिन होता क्या है कि आपके पास काम कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा फैट जो आपकी डिपॉजिट होती जाती है, बॉडी को ख़राब करती जाती है, समय आते साथ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं छात्रों। तो इसमें प्रश्न है द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड। अब छात्रों आपको पता है जैसे सबसे छोटे छोटे जो उनके जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जब उनकी पैदाइश होती है तो उनकी जीवन के बारे में एक स्पेशल अवस्था से वो गुजरते हैं, उस अवस्था को पूछ रहे हैं। जैसे किसी को कैटरपिलर आपने देखा होगा, उसका किसी का लार्वा है, किसी का मैगट बोलते हैं छात्रों, है ना, इसी कोकून बोलते हैं, किसी को कुछ हमने आपसे बताया था प्यूपा बोलते हैं किसी को, ठीक है। तिल्ली देखा होगा आपने, टेडपोल। तो टेडपोल आपने देखा होगा छात्रों, स्पर्म की आपको याद आ जाएगी। शुक्राणु का बिल्कुल जो शेप होता है छात्रों, शुक्राणु का उसी तरह से आप अगर देखें तो बिल्कुल ये भी उसी प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास भी जो है एक लंबी सी पूंछ होती है छात्रों, उसके बाद आपने देखा होगा इनके हाथ पैर होते हैं, और जिससे कि ये इनके जो इसको इस अवस्था को इनकी पूंछ होती है, आगे क्रमिक विकास के साथ वो पानी में कहीं स्थिर, आपने देखा होगा जब मेढक अंडे देता है तो असंख्य जो है आपको बच्चे इनके दिखाई पड़ेंगे, और सब खा लिए जाते हैं जीव जंतु द्वारा। तो जो फ्रॉग का लार्वा है छात्रों, स्टेज है, उसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल ये जाके आगे चल के इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, इसमें हार्मोन्स के वजह से बदलाव आ जाता है छात्रों। 24वां प्रश्न, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। एंजाइम्स को आप लोग छात्रों जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। एंजाइम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि लास्ट में नाम के एज आता है, इनके नाम में एज आता है, जैसे ट्रांसक्रिप्टेज, हेक्सेज, काइनेज, ठीक है, ट्रिप्टेज, ठीक है, लाइपेज, एज आता है नाम। दूसरी चीज़ ये कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन छात्रों, कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने, ये बात परफेक्ट है, लेकिन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इनका अपना एक नेचर है, और ये एक होते हैं जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, यानी शरीर के अंदर निर्मित होते हैं, और इनका काम वही है जैसे हमने आपसे बताया कि जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाना या कम कर देना। लेकिन ये पैदा कहाँ होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में, बहिःस्रावी ग्रंथियों में, तिल्ली स्प्लीन में या लीवर में। तो छात्रों इसका करेक्ट आंसर होगा बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि यहाँ पर हमारे शरीर में इनको पैदा करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लाइक एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रूनर्स ग्लैंड छात्रों, है ना, लीवर क्वेहेंट ग्लैंड्स, बहुत सारी हमारे आमाशय में, लीवर में, बहुत जगह पे ग्रंथियां हैं जो कि इनको स्रावित करती हैं, ठीक है। तो जिसे लाइपेज निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, एमाइलेज निकल रहा है, ठीक है छात्रों। तो इनका काम क्या है, पाचन के अंदर और तमाम प्रक्रियाओं के अंदर अंजाम देना, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड। 25वां प्रश्न है, उच्च पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, यानी कि किस प्रकार के नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो छात्रों आपको पता है कि पृथ्वी पर गैसों के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा विद्यमान गैस जो है वो नाइट्रोजन है, तकरीबन 78%। दूसरे नंबर पर छात्रों जो ऑक्सीजन है 21% लगभग है। उसके बाद आता है आर्गन का, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो छात्रों को पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों रही होगी, इसके पीछे कारण है पादप, प्लांट्स को जो है छात्रों अपनी ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है वो नाइट्रोजन की है। कुछ नाइट्रेट के फॉर्म में, कुछ नाइट्राइट के फॉर्म में छात्रों, कुछ यूरिया के फॉर्म में लेते हैं, आपको पता ही होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, एनपीके के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा छात्रों वो नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में भी ले सकते हैं, NH3 के फॉर्म में भी, NO3
-1 के नाइट्रेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रस, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक जितना भी है सब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर देखें छात्रों तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न है फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय छात्रों, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यानी भोजन विषाक्तता, खाना जहरीला हो जाना आसानी से, अक्सर आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा खाना खाने के बाद लोग शिकार हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग के। ऐसे ही नहीं हो जाते छात्रों, दो बातें, खाना खराब हो जाता है, तो खराब होने के पीछे कारण है कि ज़्यादा देर का हो गया और ऐसे संपर्क में आ जाता है किसी भी बैक्टीरिया के जिससे कि वो खराब होता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो है टेटनस के लिए जिम्मेदार है। क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिनम छात्रों दोनों एक ही प्रजाति के हैं लेकिन अलग अलग काम है। टेटनी जो है टेटनस को पैदा करता है, बाटुलिनम जो है ये भोजन विषाक्तता से संबंधित है। साल्मोनेला जो छात्रों है वो टाइफाइड से रिलेटेड है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी से संबंधित है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन बी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फूड पॉइजनिंग में काफ़ी ज़्यादा आदमी की जान भी जा सकती है, अक्सर बच्चे इसमें शिकार हो जाते हैं। 27वां प्रश्न कहता है विच डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंटी ऑफ विटामिन B1। बहुत हल्का फुल्का सवाल है छात्रों को, विटामिन B1 की कमी से कौन सा सामान्यतः रोग है? और ये ऐसा नहीं इसको हल्के में लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिजल्स जो खसरा है छात्रों वो विषाणु जनित रोग है। मम्स गलसुआ ये भी एक विषाणु जनित रोग है। बेरी जो छात्रों यहाँ पे है वो विटामिन की B1 की कमी से होता है छात्रों। और जो स्क्रैच है छात्रों यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं है, स्क्रैच ऐसे ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन अगला 28वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कह रहा है कौन सा यहाँ पे जो सेट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे पोषण में छात्रों कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे काम आती हैं। तो कुछ ऐसे जो है हमारे पोषण के स्तर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं छात्रों जिनका हम डेली ग्रुप में आहार के रूप में लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ है, किसी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, किसी में खनिज बहुत ज़्यादा और किसी के अंदर छात्रों आपको फैट बहुत ज़्यादा है। तो अगर चावल देखें तो छात्रों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन नींबू जो है वो विटामिन से भरा हुआ है और मस्टर्ड ऑयल जो है ये फैट से भरा है, इसलिए हम इसको बाहर कर देंगे। आगे देखेंगे केला है छात्रों, पोटैटो है और राइस है। देखिए आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट है और बनाना में भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। वीट ठीक है, गेहूँ, घी और स्पाइनेज ये भी सही नहीं है और यहाँ पे भी सही नहीं। दिए गए प्रश्न के अंदर बनाना, पोटैटो और राइस, क्योंकि दो ऑप्शन बड़े दमदार हैं। एक तो पोटैटो आलू में स्टार्च होता है, मंड जो कि कार्बोहाइड्रेट का रूप है छात्रों। दूसरा राइस चावल है, ये वीट वो भी है, गुड़ है, गन्ना है, चीनी है छात्रों, बनाना है, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? ये छात्रों ये आते हैं कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 29वां प्रश्न बड़ा अच्छा है, कहता है घटपर्णी पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा भाग घड़े में बदल जाता है? घटपर्णी इसको हम पढ़ा चुके हैं, यकीन ना हो तो आप क्लासेस को ओपन करके देखिएगा। प्लांट वाले में जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा उसमें बताया था पिचर्स प्लांट, घटपर्णी, कलश पादप, इनको नाइट्रोजनस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनके कई नाम, कार्निवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे, नाइट्रोजनी पौधे, घटपर्णी पौधे, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर होता है कीड़े पकड़ कर खाते हैं नाइट्रोजन की कमी के लिए, तो इनका जो घट होता है जिसको कलश बोलते हैं छात्रों, पिचर्स बोलते हैं, वो किससे मिलकर बनता है? किसके मॉडिफिकेशन से? स्टेम तने का रूप होता है, स्टिप्यूल से होता है, निपत्र से, पेटियोल डंठल से नहीं, लीफ, इनकी जो पत्तियां होती हैं छात्रों वो आगे जाके कलश के आकार में आपने देखा होगा इस प्रकार से ढक्कन बना होता है। ढक्कन के बाद इसके अंदर छात्रों स्ट्रक्चर बना होगा, इसके ऊपर आएगा आपने देखा होगा ढक्कन रहता है, इसमें जो है ये पत्तियां होती हैं छात्रों, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम लोग पिचर बोलते हैं। कीड़े इसके अंदर जाते हैं, बाद में वो निकलते नहीं, वो मर जाते हैं, उससे इस पौधे जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। 30वां लास्ट प्रश्न है द हेपेटाइटिस बी विच इफेक्ट लीवर इज एक्चुअली। आपसे कह रहा है कि हेपेटाइटिस जो बी है विच इफेक्ट लीवर इज एक्चुअली, वो क्या है, किससे होता है? हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, ए हो, डी हो, ई हो। हमने आपसे बता दें कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा रोग हो सकता है, खासतौर से वो अगर वो हेपेटाइटिस बी हो। तो ये वायरल डिजीज़ है छात्रों, हेपेटाइटिस इज ए वायरल डिजीज़, यानी कि वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, काफ़ी ज़्यादा संक्रामक होता है, बड़ी तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है अगर हेपेटाइटिस बी हो छात्रों। इसके भी कई प्रकार के रूप हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है छात्रों? लीवर पर हमला करने वाला एक वायरस है जिस पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, कई सारी इसकी प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज उम्मीद है कि जो आपको 30 प्रश्न हमने कराया बड़ी तेज़ी से भी कराया ताकि आपका समय भी बच जाए छात्रों। उम्मीद है कि इन प्रश्न और उत्तर को ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर एग्जामिनेशन। आपको सियाजी प्रश्न पर मत जाइए कि प्रश्न बहुत हल्के करा रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ में हम हर प्रश्न पर 4 ऑप्शन हैं, तकरीबन 2 या 3 ऑप्शन को तो हम एक्सप्लेनेशन ज़रूर किए हैं। जो किए हैं तो उसके से जो सब्सिडरी अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो आपको नॉलेज मिल रही है वो बखूबी बहुत ही अच्छी है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आऊँ। बहुत जल्द हम नेक्स्ट जो है कक्षा में आपसे मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।